हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको बैंकिंग सर्विस मैनेजमेंट की रिवीजन कराने वाला हूं, तो पार्ट 1 मैंने आपको दे दिया हुआ है। पार्ट 2 में आज मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं सर्विस क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको उसके पहले पार्ट के भी नोट्स चाहिए और अगर आपको ये सेकंड पार्ट्स के भी नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने जो है वो है सर्विस क्वालिटी क्या है, और ये मोस्टली चांसेस हैं एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आने के। तो ये होता क्या है कि कैसा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन टर्म है ये, जिसे आप ऐसा कह सकते हो कि अचीवमेंट इन सर्विस, यानी जो बैंकिंग सर्विस दे रहा है उसमें अचीवमेंट लेकर आना, यानी उसमें एक अपने आप को ऊपर लेकर आना, दैट इज कॉल्ड सर्विस क्वालिटी। क्वालिटी वाली सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। रिफ्लेक्ट बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट, ये दोनों बताता है। और इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कॉम्पिटेंस की स्किल्स आनी चाहिए सब में। कर्टेसी हो गया, क्रेडिटेबिलिटी, मतलब सर्विस क्वालिटी में क्रेडिटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उधार देने की क्षमता भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी कौन कौन सी हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। हर चीज़ के बारे में असेसिबिलिटी होनी चाहिए। अपने कस्टमर को जानने की क्षमता होनी चाहिए। हर चीज़ में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। और रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब आसानी से एक दूसरे से बातचीत भी करके पता करना पड़ेगा कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं कि एक अगर जनरल टर्म में पढ़ें तो इसका मतलब होता है कस्टमर कंपैरिजन ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेशन एज इट रिलेट कंपनी परफॉर्मेंस। मतलब एक तरीके से कंपैरिजन करना कस्टमर की सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन के साथ कि कस्टमर चाहते क्या हैं और क्या वो अपने कंपैरिजन में उन सर्विसेज को वैसा ही दे रहे हैं या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस क्वालिटी। तो क्लियर हुआ ये। अब दोस्तों, इसके साथ जो मेन जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा सर्वैकल। अब ये जो सर्वैकल है, या फिर आप कह सकते हो SERVQAL, सर्वाइकल। अब ये क्या है? अब इसमें आपने मेन चीज़ें पढ़नी है कि 5 तरीके की डायमेंशंस, 5 तरीके की सर्विसेज इसमें बताई गई हैं। पहले नंबर पे बताई गई है टेंजिबिलिटी, कि जो सर्विसेज हैं वो टेंजिबल तरीके की भी होती हैं, और जितनी भी टेंजिबल तरीके की हैं जिसे आप देख सकते हो, फिजिकली फैसिलिटी हैं, देख सकते हो, समझ सकते हो, इक्विपमेंट्स हैं, पर्सोनल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड टेंजिबिलिटी के वे में सर्विस के अंदर बेस्ट होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि सर्विस जो है टेंजिबिलिटी वाली, जैसे कि फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, ये क्या होनी चाहिए, बेस्ट होने चाहिए। फिर आते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेंटली एंड एक्यूरेटली। रिलायबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने आप में हर चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करने की एक्यूरेटली और डिपेंडेंटली किसी के ऊपर ना रहो, ऐसी चीज़ें आपके ऊपर होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, अभी मैंने पीछे पढ़ा कर आया कि विलिंगनेस होनी चाहिए कि कस्टमर को आप इतनी तरीके से हेल्प करो कि उसके अच्छी तरीके से और अच्छे और जल्दी तरीके से उसे सर्विसेज दे सको। अब दोस्तों, उसके बाद आता है एश्योरेंस, यानी सेफ्टी प्रोवाइड करना। अब कस्टमर चाहता है कि उसे अच्छे तरीके से बैंकिंग के अंदर उसके पैसों को, उसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, वेबलेंस गुड्स हैं, उनको अच्छे तरीके से संभाल कर रखा जाए। तो उनकी डायमेंशंस, यानी उनकी जो इच्छा है, एक्सपेक्टेशंस है, उनकी एश्योरेंस आपने रखनी है। एज अ सर्विस आपका ये मतलब है कि आपने अपने कस्टमर को एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है और उसे एक अच्छी फैसिलिटी देनी है। आगे आता है एम्पैथी। ये क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स प्रोविजंस ऑफ केयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन टू द कस्टमर। अकेले अकेले कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करना भी क्या होता है, इसका ही मेन काम है। अब ये तो हो गया। अब इसने ना 5 गैप पूरे कर दिए इन 5 सर्विसेज को देकर। तो वो 5 गैप कौन कौन से जो इसने कवर कर दिए हैं? कस्टमर एक्सपेक्टेशन और मैनेजमेंट परसेप्शन। मैनेजमेंट कौन सा जो चाहता है और कस्टमर जो चाहता है, उनमें गैप ख़त्म कर दिया। मैनेजमेंट परसेप्शन और सर्विस क्वालिटी, मतलब मैनेजमेंट जो चाहता है और सर्विसेज जो असल में हैं, उन दोनों में भी ये गैप ख़त्म हो गया है। सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और सर्विस डिलीवरी में, यानी जो आप स्पेसिफिकेशन है, यानी जो आप चाहते हो और जो असल में है डिलीवरी कर रहे हो, वो भी क्या है, दैट इज़ कॉल्ड गैप ख़त्म हो गया। डिलीवरी और एक्सटर्नल, यानी जो आप बाहर दे रहे हो और जो बाहर से इन्वायरमेंट है, उसके बीच में भी गैप ख़त्म हो गया। और जो बाहर आप दे रहे हो एक्सपेक्टेड सर्विस और एक्सपीरियंस सर्विसेज, उन दोनों में भी आपको पता चल जाएगा कि असल में आपके ऊपर कितना गैप, यानी आपको कितनी अच्छी तरीके से आगे काम करना है। तो ये भी गैप आपका किसने ख़त्म कर दिया? सर्वाइकल ने।
लग गई बात समझ। तो ये चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और इसे हम मैनेजमेंट मॉडल भी कहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बेशक इनको एक्सप्लेन नहीं किया, आप इसे एक्सप्लेन करके एक बड़ा क्वेश्चन बना सकते हो और ये आने के चांस भी हैं। अब दोस्तों इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रीसेंट ट्रेंड। मेरे ख्याल से इसे मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें बहुत सारी मुश्किल चीज़ें तो आपको नज़र नहीं आएंगी, ईजी हैं सारी की सारी। CBS दैट इज़ सेंट्रलाइज बैंकिंग सोल्यूशन, आज हर एक ब्रांच में आप जाकर अपने उस जो जिस बैंक में भी खाता है उस बैंक में जाकर अपना क्या कर सकते हो, एक तरीके से किसी भी सिटी में इंडिया के किसी भी अकाउंट को खुलवा सकते हो, यानी अपने किसी भी अकाउंट को खुलवा सकते हो किसी भी एक कोने में जाकर इंडिया के। तो ऐसी अपनी फैसिलिटी बन चुकी है। ऑनलाइन टैक्स पेमेंट है, ऑनलाइन टैक्स पेमेंट आजकल करी जा रही है। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है। ई मनी इंडिया मतलब हर और आजकल आप मनी को ऑनलाइन सेंडिंग कर रहे हो। ऑनलाइन आपकी जो टिकट एयर बुकिंग की है वो भी हो रही है। EFT यानी इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, ये एरो यहाँ तक आएगा, ये यहाँ पे है कि आजकल आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या कर रहे हो, ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो। बैंकिंग आपको ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑफ एयर बुकिंग या रेलवे की भी करवा सकते हो, एयर बुकिंग की हो गई, रेलवे की हो गई। और लास्ट अपनी कस्टमर केयर फैसिलिटी, मतलब 24 आवर डेज आप इसे प्रोवाइड कर लेते हो। तो दोस्तों इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज है आजकल। तो ये रीसेंट ट्रेंड तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो है रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, रिफॉर्म्स कौन कौन सी हैं इंडियन बैंकिंग के सिस्टम में, मतलब आपको कौन कौन सी 2 कमेटियां हैं जिन्होंने आपके जो बैंकिंग सिस्टम है उनमें सुधार लाने की या उसमें कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचा था। तो एक है नरसिम्हा राव कमेटी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसने अपनी 2 कमेटीज़ भी बनाई थी 1 और 2, वो भी बात कर ली यहाँ पे। और खान कमेटी दूसरी आती है, ये सारी के बारे में हम बात करेंगे कि इन्होंने किया क्या है। उसके अलावा दोस्तों टू एग्जामिन, इनका मेन यही मतलब था कि आपने स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फंक्शन आप कर रहे हो उसे अच्छे तरीके से करना है और हर चीज़ को अच्छे तरीके से आंसरेबल हर किसी को बनाना है। और आल्सो अनाउंस सेकंड कमेटी, इन्होंने 1998 से लेकर अपनी जो थी आगे वो सारी की सारी रिव्यू करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर को आपने क्या किया, सेकंड कमेटी भी तैयार कर ली। तो ऑटोमेटिकली आपको ये दोनों भी आ सकती हैं दोस्तों, एक भी आ सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है नरसिम्हा राव कमेटी 1। तो यहाँ तक आपको ये नोट सारे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। अब नरसिम्हा राव कमेटी 1 क्या है, SLR और CSR। अब यहाँ पे CRR यानी ये दोनों ने क्या किया, इस कमेटी ने इनको रिड्यूस कर दिया 25%, 5 ईयर से मतलब ओवर 5 ईयर, 5 सालों का लेकर इन्होंने 25% तक क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसके बाद उन्होंने SLR नॉट यूज़ फॉर द फाइनेंसिंग पब्लिक सेक्टर इसे फाइनेंसिंग के वे में यूज़ नहीं कर सकता, ये उन्होंने बताया। CRR को इन्होंने 4% रिड्यूस कर दिया और कह दिया कि शुड बी फ्लेक्सिबल, सो RBI यूज इट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये भी ज़रूरी चीज़ कह दी उन्होंने। फिर उन्होंने कहा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब इनके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कहा कि शुड लिंक्ड विद मार्केट रेट, ये मार्केट रेट के साथ होने चाहिए। और CRR रेट जो हैं वो लिंक्ड होने चाहिए बैंक की एवरेज कॉस्ट फंड के मुताबिक। तो इन दोनों को एक वे से बताया है उन्होंने कि कैसे और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। रिकमेंडेशन दी है बैंकों की, ये काम वो ऐसा करे। अब कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म क्या है, कमेटी रिकमेंड नॉर्म्स इन बैंक दैट इज बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इट शुड बी टारगेट टू अचीव 4% बाय मार्च 1993 और बाय बैंक एंड 8% बाय बैंक फॉर BIS नॉर्म्स। यानी ये जो नॉर्म्स आपने ये देखी हैं, BIS मतलब क्या है, कमेटी रिकमेंडेड जो थी उन्होंने BIS नॉर्म्स बनाए हैं। आपने जो जितने भी बैंकिंग के रिफॉर्म्स आ जाते हैं वो सारे के सारे उन्होंने क्या किया, कह दिया कि उन्हें बनाया जाए, उनको फॉलो किया जाए और उन्हें अचीव करने का टारगेट रख दिया, 4% रख दिया 1993 तक और आने वाले टाइम तक 8% कर दिया गया। फिर ट्रांसपेरेंसी तो हर वर्ग में होनी चाहिए, तो इन्होंने भी ये चीज़ कह दी। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रोविज़न की। तो प्रोविज़न क्या है, प्रोविज़न का मतलब एसेट शुड बी स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। 10% प्रोविज़न फॉर सब स्टैंडर्ड, इन्होंने कह दिया कि एसेट तो ये होती हैं, 10% प्रोविज़न हमेशा सब स्टैंडर्ड के लिए रखो, 10% हमेशा स्टैंडर्ड के लिए, 100% हमेशा स्टैंडर्ड के लिए रखो
और 20 से 50 डाउटफुल के लिए और 100% उनका लॉस एसेट के लिए होना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने कह दिया ARF दैट इज़ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड भी होना चाहिए ताकि आप टेक ऑफ कर सको बैड और डाउटफुल डेट्स को आसानी से अपनी बैलेंस शीट में एट अ डिस्काउंट और आपको कोई मुश्किल ना आए। स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें 3 या 4 लार्ज बैंक होने चाहिए इंटरनेशनल करेक्टर के साथ और 8 to 10 नेशनल बैंक होने चाहिए और इसके साथ लोकल बैंक्स को भी ऑपरेट करना पड़ेगा और रूरल बैंक्स भी रूरल एरिया में होने चाहिए ताकि एग्रीकल्चर पर्पस चलता रहे। आजकल कंप्यूटराइजेशन आई है तो नरसिम्हा राव ने उन्होंने भी कह दिया कि कंप्यूटराइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिस्पेंसिबल वे में कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अगर है तो आप ज़रूर अपना सकते हैं। कंट्रोल क्या है? लेस रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। ओनली RBI शुड कंट्रोल RBI के हाथ में होना चाहिए। सुपरवाइजरी फंक्शन है शुड बी ऑटोनॉमस बॉडी वर्किंग अंडर RBI और एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए जो आप कह सकते हो कि आसानी से पूरी कमेटी को या पूरे बैंकिंग सिस्टम को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। क्लियर हुआ ये सब? अब दोस्तों कमेटी नंबर 2 हम पढ़ते हैं। तो ये कमेटी नंबर 1 थी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, ये दोबारा से आप देख सकते हो, आपको ये नोट सारे के सारे मिल भी जाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमारे कमेटी नंबर 2 की। तो दोस्तों ये जो कमेटी नंबर 2 है आपको आसानी से पढ़ाने के लिए एक पेज के अंदर कवर कर दी गई है, आप इसे एक एक पॉइंट करके आसानी से लिख सकते हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए नीड फॉर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम। अब कमेटी 2 ने कहा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम होना ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंजेस बढ़ने के चांसेस हैं और बैंक को फ़ायदा हो सकते हैं। मर्जर ऑफ स्ट्रॉन्ग बैंक्स, अगर आपको लगता है कि अगर आपके कोई वीक बैंक है, उन्होंने कहा अगेंस्ट मर्ज ऑफ वीक बैंक, उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग बैंक जितने भी हैं उन्हें वीक बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए ताकि वीक बैंक भी क्या बन सके, स्ट्रॉन्ग के तरीके से काम करना शुरू कर सके। फिर आते हैं रिव्यू पर्सनल पॉलिसीज़, जितनी भी पर्सनल पॉलिसीज़ हैं उन्हें अच्छे तरीके से रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि हर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे अच्छे तरीके से जांच लिया जाए। फिर आते हैं रिव्यू एडुकेसी नॉर्म्स शुड इंक्रीज टू 10%। जो एडुकेसी नॉर्म्स हैं यानी चेंजेस वाले नॉर्म्स हैं वो इंक्रीज़ करके उन्होंने कहा 10% तक अचीव करने हैं मैक्सिममली आपने। उसके बाद आ गया कन्फाइन एरिया ऑफ लोकल बैंक्स। अगर कोई लोकल बैंक्स का एरिया है उसे अच्छे तरीके से डिफाइन करो कि शुड बी हैव कन्फाइन एरिया फॉर लोकल ट्रेड, मतलब एक लोकल बैंक के पास एक तरीके का आप ये रखो कि वो आसानी से ट्रेड कर सकें, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए हर चीज़ को यूज़ कर सकें। फिर इसके अलावा सिस्टम ऑफ एसेट लाइबिलिटी और रिस्क मैनेजमेंट अगर कोई है तो वो भी तैयार करना है आपने बोथ सिस्टम के लिए। कोई आपने डिप्लोटाइज बैंक बोर्ड्स, मतलब बोर्ड शुड प्रोफेशनलाइज्ड, पॉलिटिशियन शुड बी स्टॉप, मतलब बोर्ड जो है शुड बी प्रोफेशनलाइज, बोर्ड हमेशा प्रोफेशनलाइज होना चाहिए। पॉलिटिशियन शुड बी स्टॉप्ड, और जो पॉलिटिशियन है वो स्टॉप्ड मतलब नहीं होनी चाहिए या है तो उसे बंद कर देना चाहिए। फिर आते हैं ARC यानी शुड सेटअप ग्रुप ऑफ बैंक्स, मतलब शुड सेटअप फॉर द ग्रुप ऑफ बैंक्स, यानी एक तरीके से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाओ। रिव्यू लेजिस्लेशन को रिव्यू करते रहो टाइम टू टाइम। तो ये सारे किसके हो गए, कमेटी 2 के रिफॉर्म्स हो गए। दोनों का सिस्टम ये था कि दोनों ने बैंक को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से बनाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकमेंड कर दी हैं। पुराने सिस्टम थे SLR CRR वो अपनी कमेटी 1 के थे, न्यू जितने भी आ रही हैं वो कमेटी 2 के थे 1998 के बाद। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे हमारी जो दूसरी कमेटी थी दैट इज़ खान कमेटी, उसके बारे में। तो खान कमेटी क्या है ये भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये ज़्यादा चांसेस नहीं हैं आने के एज़ कम्पेयर टू नरसिम्हा, लेकिन फिर भी यह कर लेते हैं कि नीड फॉर सुपर रेगुलेटर, ये चाहती थी कि हर चीज़ को अच्छे तरीके से सुपर फास्ट कर दिया जाए काम को। फिर इन्होंने कहा मर्ज बिटवीन FI और बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि काम इजी हो जाए और दोनों को अलग अलग काम की बजाय एक साथ प्रॉफिट कमाना चाहिए, इससे ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, इनका ये कहना था। कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी अलग से होनी चाहिए ताकि वो हमेशा अपने बैंक में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, हर चीज़ को हार्मोनाइज वे में लैंड पॉलिसीज़ यानी जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से लैंड करना, डिपॉजिट करना, ये भी उनके हाथ में होना चाहिए। रिमूवल ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन FI, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिस्ट्रिक्शन हटा देनी चाहिए, अगर कोई है एक्स्ट्रा जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, उनका ये भी कहना था। और इन्होंने ये कह दिया कि मूव टुवर्ड यूनिवर्सल बैंकिंग, और अपने बैंक को इतना ज़्यादा अपने फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने कहा ले जाओ कि हर चीज़ को आप आसानी से हासिल कर सको। और इसके अलावा आया अदर रिकमेंडेशन, उनका डू वे विद कंसेशनल लैंडिंग, नो CRR,
कोई CRR रखो ही मत, उन्होंने कहा। ब्रिंग डाउन CRR, उन्होंने कहा अगर है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कम करो। और स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड एंड स्क्रैप SLR यानी स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। स्टैंडर्ड मीन्स एक फिक्स वेट पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कमेटीज़ हो गई हैं। अब यहाँ पर कमेटीज़ का काम ख़त्म हो गया है दोस्तों, रिफॉर्म्स आपको मैंने बता दिए गए हैं। अब दोस्तों इसके अलावा अब आपने जो चीज़ें करनी हैं वो इसके बाद आते हैं, इसके चैलेंजेस क्या थे वो भी उसके साथ रिलेट करते हैं। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन में भी क्या हुआ कि जो उन्होंने कहा था वही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया, वही पॉइंट्स बार बार रिपीट हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो, कंप्यूटराइजेशन, सुपरविजन, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिडक्शन, इंटरेस्ट रेट, तो वो सारी की सारी चीज़ें दोबारा रिपीट आउट हुई हैं। आपके पास नोट्स आएंगे, आप पढ़ के देख लेना, बहुत ईजी हैं, कोई मुश्किल आपको नहीं आएगी। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा कैपिटल एडिक्वेसी। तो दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, यानी CAR कार क्या है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ बैंक कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। जो रिस्क वेटेड एसेट्स या करंट लाइबिलिटी के रिलेशन में हमने जो रेशियोज तैयार की हैं, जैसे कि आपके सामने ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जितने भी कैपिटल फंड्स है उसकी रिस्क वेटेड एसेट के साथ कितनी आपकी पॉजिटिविटी है, कितना आपका रिलेशन है, उसको शो करना, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी। यानी कैपिटल फंड्स कितने अपने एसेट्स के साथ रिस्क कवर कर रहे हैं इनटू 100। अब केम इनटू फोर्थ, ये जो चीज़ थी कैपिटल एडिक्वेसी, या आप इससे एक और चीज़ ध्यान में रख लो कि ये जो हम बात करने वाले हैं इसमें सबसे पहले वो आएगी बेसल की, BASEL। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये ही शायद इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आएगा एग्जाम्स के अंदर। तो 1998 में बेसल 1 आया था जिसमें आपने ये बताया है कि CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है। अब दोस्तों इसके बाद हम यहाँ तक तो पहुँच गए। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल की टाइप्स यानी जो भी आपने बेसल 1 में करना है, यानी ये जो बेसल 1 है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो बेसल 1 में क्या है, टायर आते हैं दो, यानी दो मशीनरीज आती हैं, जो चीज़ें आती हैं टायर 1 और टायर 2, वो क्या है, इसका मतलब है कि जितनी इक्विटी बनी है उसे रिटेन अर्निंग के साथ ऐड कर दो, और इसका मतलब है जितने प्रेफरेंस शेयर्स है उसे 50% ऑफ सबऑर्डिनेट डेट के साथ ऐड करके देख लो, ये दोनों चीज़ें निकल आएंगी। यानी ये दोनों में कैपिटल का मतलब क्या है वो आपको डिफाइन हो गया। इसे हमने कोर कैपिटल कहना है, तो इसे हमने आपने देखो, अब ये जो मीनिंग है इसमें आपने कोर कैपिटल तो कह दिया, ठीक है। अब यानी कोर का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें सारी चीज़ें आएंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पेड अप कैपिटल हो गई, स्टैचुटरी रिजर्व हो गया, डिस्क्लोज फ्री रिजर्व हो गया, इंटेंजिबल एसेट, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और इसमें ये चीज़ लिखी गई है कि शुड एट नो पॉइंट ऑफ टाइम बी लेस देन 50% ऑफ टोटल कैपिटल। तो इसमें कोई भी हिस्सा जो है वो टोटल कैपिटल का 50% से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 60 आपका जो सेकंड टायर है वो क्या कह रहा है कि रीवैल्यूएशन रिजर्व हो गए, हाइब्रिड या सबऑर्डिनेट है इसका, मतलब ये दूसरा जो है ना वो कोर कैपिटल की बजाय दूसरा इसका पार्ट कह सकते हो वो आता है। तो नोट इसमें ये है कि टायर 2 नॉट मोर देन 50%, यानी ये जो ऑटोमेटिकली इसमें अगर 50% से ज़्यादा है तो इसमें कम ही होगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो इसमें हमने रिस्क वेटेड एसेट का कंसेप्ट पढ़ा है वो क्या होता है दोस्तों, इसमें चार चीज़ें आती हैं, एक आता है 0%, एक आता है 20, एक आता है 50 और एक आता है 100। 0% कहते हैं कैश और गोल्ड आता है इसके अंदर, यानी जिसमें आपका रिस्क की वेटेज है वो बिल्कुल ही 0% है। उसके बाद जिसमें रिस्क की वेटेज 20% है वो होते हैं OCED बॉन्ड बैंक्स, यानी उसके बाद सिक्योरिटीज़ इशूड बाय US गवर्नमेंट एजेंसीज, इनमें ये कैटेगरीज आ जाती हैं। 50% में आप रेजिडेंशियल मोर्टगेज ले लेते हो, और 100% में इसके अलावा जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या इक्विटीज़ आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल का भी यानी बेसल 1 हुआ ख़त्म। अब बेसल 2 आता है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल 1 और बेसल 2 दोनों ही। तो बेसल 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें आपकी जितनी भी क्रेडिट, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क होते हैं उनको कवर करने के लिए इसे तैयार किया गया, गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को अच्छे से चलाने के लिए, और जितने भी अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट एक्सपोजर से उनका वेटेज 100% रखा गया। और की ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कल्चर को अच्छे से इम्प्रूव करना है, और इस चीज़ की आपने इम्प्लीमेंटेशन कब करी थी 2009 के अंदर, और पहले की कब करी थी 1998 के अंदर।
तो बेसल 2 ने भी बड़ा योगदान दिया। इसने लैंडर्स को बहुत अच्छे से अपने मॉडल के तरीके से क्या किया, इंश्योर किया कि वो अच्छे से लैंडिंग कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं आएगी, ये बात कह रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अब बात करते हैं कि इसके कितने पिलर्स थे। तो उसके 2 आए हैं, इसके 3 आए हैं। तो इसके 3 क्या क्या कहते हैं? मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पहला कहता है, दूसरा कहता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और थर्ड कहता है मार्केट डिसिप्लिन। पहले बात करते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें आता है कि इंक्रीज रिस्क सेंसिटिविटी थ्रू मोर रिफाइंड क्रेडिट रिस्क वेट एंड इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोचेज एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसमें आप रिस्क को अच्छे से इंक्रीज करने के मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी होती है कि कितना रिस्क सही है या कितना रिस्क आपके लिए होना चाहिए या नहीं भी होना चाहिए या कितना आपने रिड्यूस करना है, उसके बारे में देखना। और ये जो रिस्क है वो क्या क्या है? क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल। क्रेडिट उधार के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, ऑपरेशनल बिजनेस के रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड। तो इन सब के बारे में तो आपको पता है। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस कहते हैं कि इसने आपकी मेन चीज़ को जो देखना है वो है एजुकेट कैपिटल इंकरेज करनी है इसने किस तरीके से, बेटर रिस्क मैनेजमेंट को अपनाकर, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने हर एक मैकेनिज्म के अंदर। मार्केट डिसिप्लिन कहा गया है तो इसमें आप डिस्क्लोजर कर रहे हो हर चीज़ को, जैसे कि इफेक्टिव यूज ऑफ मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन हाई ट्रांसपेरेंसी। हाई ट्रांसपेरेंसी की मदद से डिस्क्लोज करो हर चीज़ को अच्छे से, ताकि खुल के पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्या कह रही है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका कैपिटल एडिक्वेसी क्या हो गया, डन हो गया। अब हम दोस्तों इसके बाद मैं एक यहाँ पे पॉइंट लगा कर कहता हूँ कि आपको क्या करना है यहाँ पे। अब ई बैंकिंग का जो है उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज आप मोस्टली लोगों को पता है, आपको मोस्टली क्लियर हैं। तो मैंने इस रिवीजन वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके ई बैंकिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वही मैं आपको आज कवर कराने वाला हूँ। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, करते हैं वो भी। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सामने ई बैंकिंग के अंदर यहाँ पे जो आपका मेन टॉपिक आ रहा है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड क्या होते हैं? ये एक प्लास्टिक कार्ड होते हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है और आप लोडेड करते रहते हो अपने फंड्स को ताकि आप ट्रांजैक्शंस कर सको। इसे आप चिप कार्ड भी कहते हो। इसमें 145 बाइट की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। वन से लेकर 4 KB तक मेमोरी कार्ड होता है। 4 MB रीड ओनली ऑप्टिकल मेमोरी कार्ड होता है। मोस्टली पॉपुलर ये यूरोप और ऑस्ट्रेलिया या जापान में है। इंडिया में इसका आजकल कोई लेना देना नहीं है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा आप कह नहीं सकते इसकी स्कोप है इंडिया के अंदर। तो इसमें ई कैश हो सकता है, इसमें पर्सनल प्रोफाइल्स आ सकती हैं, इसमें मॉल पार्किंग है, इसमें गवर्नमेंट लाइसेंस है, इसमें टिकटलेस ट्रैवल अकाउंट एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको क्लियर कर देता है कि ये क्या कैसे हेल्पफुल है। तो सिक्योरिटी तो है ही, क्योंकि आप फिजिकल स्टोरेज नहीं कर पाओगे। ऑटोमेटिक वर्किंग भी है, करंटली न्यूट्रल भी है। लेकिन डिसएडवांटेज कहता है कि लो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट है, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और वाइडली यूजेबल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। अब दोस्तों बात ये है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड आपको दोनों करने पड़ेंगे। अब मैंने दोनों का डिफरेंस तैयार कर दिया ताकि आपको आपको कोई मुश्किल ना आए। तो इसलिए दोस्तों डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि विड्रॉ कैश फ्रॉम कस्टमर अकाउंट और टू बोरो फंड्स फ्रॉम बैंक। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्रेडिट से यानी बैंक से कोई क्या लेना है, बोरो करने हैं फंड्स, अगर आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो हो गया। डेबिट का मतलब आपने कैश निकलवाना है अपने अकाउंट्स में से। डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी ये है कि नीड नॉट टू बी फुलफिल्ड फुली, मतलब इसे आप फुलफिल ही नहीं कर सकते, मतलब इसे अगर आपने पूरा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे पूरा करना ज़रूरी है। मैक्सिमम लिमिट ये है कि डिटरमाइन ऑन अकाउंट स्कोर इन बैंक्स, इसे आप डिटरमाइन करते हो। डिटरमाइन ऑन क्रेडिट स्कोर, यानी ये अकाउंट के बेस पे चलता है, ये क्रेडिट स्कोर यानी जो आपने उधार लिया है उसके बेस पे। बैंक अकाउंट इसमें नेसेसरी, इसमें नहीं है। रिस्क इसमें नहीं ज़्यादा है, इसमें है। डेट इसमें आप क्रिएट नहीं कर पाओगे क्योंकि उधार इसमें है, तो इसमें नहीं हो पाएगा, इसमें ही होगा। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें आप ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उधार की बात ही नहीं कही गई। यहाँ पे उधार है तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी होगा, और इसका मतलब है टाइम पे नाउ, इसका मतलब होता है टाइम पे लेटर। लग गई बात समझ? तो इजी था ये भी। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें कवर होता है प्लास्टिक मनी का। तो इसमें क्या है, जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड, ATM, सारे के सारे प्लास्टिक कार्ड हैं। आजकल ये हमें गारंटी चेक्स के वे में भी मिलते हैं, और इट हैज़ टू गेट कैश फ्रॉम ATM, और ये हमें ATM से कैश लेने में भी मदद करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अब अगर तो आप डेली कर रहे हो क्रेडिट कार्ड का यूज़ तो आपको प्रोसीजर पता है।
अदरवाइज आपके सामने ये बना हुआ है प्रोसीजर कि आपने कब कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ईजी हो जाएगा प्रोसीजर समझना भी कि मनी पे मर्चेंट के लिए प्रोसेस क्रेडिट कार्ड हो रही है, बैंक में गई है, इलेक्ट्रॉनिक सबमिटेड बैंक को की गई है, फिर आपको सेंड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बैंक को, फिर बैंक ने आपकी अप्रूवमेंट की है, अप्रूव करने के बाद प्रिंसिपल बैंक आपको सेंड कर देगा ट्रांजैक्शन बैक टू कस्टमर और कस्टमर के पास वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो ये सर्कल चल रहा है और कोई बात इसमें नहीं है। तो मेरे ख्याल से ई बैंकिंग में ये जो 3 टॉपिक थे दोस्तों, इसके अलावा अब आपको और चीज़ें ज़्यादा आपको 4 चीज़ें कराई हैं, प्लास्टिक, डेबिट क्रेडिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के बारे में। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं सिवाय इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज के, तो वो भी आप कर लेना। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारी मेन चीज़ आ रही है वो कवर करूँगा मैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो क्या है दोस्तों, ये देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आपने जितने भी प्रोविजंस आएंगे उसमें सारे सेक्शंस लिखने हैं। तो प्रोविज़न क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन है, ये एज इट इज़ डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी कि एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज़ ऑफ लैंडिंग, यानी एक्सेप्टिंग करना ताकि आप लैंडिंग कर सको ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब जो भी डिपॉजिट की है उसे आप इन्वेस्ट अच्छे से कर सको। किसकी डिपॉजिट, पब्लिक से डिपॉजिट जो ली है उसको, ठीक है जी। तो अदरवाइज़ ये आपकी पूरी एक डेफिनेशन है जिसे आपने समझना है और करना है, एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, सबसे बड़ी प्रोविज़न ये है। फिर इसमें कुछ प्राइमरी और सब्सिडरी बैंक्स आते हैं सेक्शन 6 के अंदर, उनके बारे में बात करनी है कि इसके अलावा आपने क्या करना है, इट एंगेज इन वन और मोर, यानी जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो इन सब में डील करती हैं। अगर प्राइमरी में है तो आप बोरो ऑफ मनी कर रहे हो, लैंडिंग ऑफ मनी कर रहे हो या ग्रांटिंग लेटर ऑफ क्रेडिट है। अगर आप सब्सिडी की बात कर रहे हो उसमें अंडरटेकिंग आ जाता है, एग्जीक्यूटिव ट्रस्ट आ जाते हैं, आपका एजेंट आ जाते हैं, यानी आप एज ए एजेंट काम करते हो। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये किसके अंदर आ रही हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। अब दोस्तों आगे जो बात की गई है वो है आपका दैट इज रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेक्शन 11 कहता है कि अगर आप मुंबई और कलकत्ता का बिजनेस नहीं देख रहे तो आपकी इनकॉर्पोरेशन वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, अगर वहीं पे जा रहे हो तो 10 लाख रुपीज़ इनकॉर्पोरेशन लगेगी एज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। सेक्शन 12 कहता है कि रेगुलेशन चाहिए, कैपिटल की वोटिंग राइट्स होने चाहिए शेयर होल्डर के पास, जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो हाफ देन ऑथराइज कैपिटल नहीं होनी चाहिए, और जो पेड अप कैपिटल है वो 1/2 ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल नहीं होनी चाहिए, ये आपको मैटर करता है। और इसके अलावा जो वोटिंग राइट है वो 10% से कम नहीं होने, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी के वोटिंग राइट से। सेक्शन 30 कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑन अ कमीशन ब्रोकरेज और सेल ऑफ स्टोर क्या है, 2.5% का पेड अप कैपिटल एज एक्सीड होना चाहिए। अगर आपने, मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि 2.5% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल की आप कमीशन ब्रोकरेज उसके ऊपर नहीं दे सकते, ये आपको रिस्ट्रिक्शन है अंडर सेक्शन 13। अब दोस्तों ऐसे ही आपको अंडर सेक्शन 14 के अंदर देखना है, प्रोहिबिशन लगा दी गई है, मनाही कर दी गई है अनपेड कैपिटल के ऊपर कि आपने कोई क्रिएट नहीं करना ऐसा चार्ज जिसमें अनपेड कैपिटल के ऊपर आपने चार्ज किया गया हो, यानी अनपेड कैपिटल के ऊपर कोई भी आपने चार्ज क्रिएट नहीं करना, इसे अवॉइड करना है। सेक्शन 15 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की पेमेंट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, कोई बैंकिंग डिविडेंड की पेमेंट नहीं कर सकता तब तक जब तक वो अपने कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस को पूरा ना कर पाए, तब तक रिजर्व फंड हर एक कंपनी को बनाना जरूरी है अंडर सेक्शन 29। और इसके अलावा डिविडेंड जो डिक्लेयर करना है और ट्रांसफ़र करना है रिजर्व फंड को वो इक्वल टू 20% होना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे कह गए हैं, इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। CRR है उसे मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस कस्टमर सर्विस प्रोवाइड हो सके आसानी से। SLR के बारे में लिखना है यहाँ पे, पहले आप मीनिंग लिख सकते हो अगर आप इसमें लेंथ बनाना चाहते हो, तो मीनिंग आपको अभी बताने वाला हूँ, अपना ही नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा। अब दोस्तों इसके अलावा आपके सामने है एसेट ऑफ बैंकिंग कंपनी। अगर आपने एसेट ऑफ बैंकर एट अ क्लोज, मतलब अगर आपने एसेट ऑफ बैंकिंग कंपनी है कोई, यानी बैंकिंग कंपनी की एसेट है वो लास्ट फ्राइडे यानी क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फ्राइडे में क्या होनी चाहिए, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। किसके 75% से कम, टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटीज़ के। इसके अलावा दोस्तों RBI की कुछ पावर्स हैं इसके अंदर, सेक्शन 18, 22, 23, 28, 27, 31। 18 कहता है CRR मेंटेन करो, 22 कहता है कि हर कंपनी बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देना इसका काम है, 23 कहता है कि जितने भी न्यू बिजनेस आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना भी इसका काम है,
27 कहता है सबमिट करो रिटर्न को, 8 कहता है कि पब्लिश करो इन्फॉर्मेशन को, और 31 कहता है अकाउंट्स को भी पब्लिश करो। और जब ये सब कुछ हो गया है, अगला काम आता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का, जो सेक्शन 30 के अंदर आता है, और वो कहते हैं कि ये क्वालिफाइड पर्सनल के द्वारा किया जाना चाहिए। वाइंड अप होता है 38 से 44 के बीच में, और ये तब होगा जब आप ये 3 कंडीशन पूरी कर दोगे। पूरी मीन्स नहीं होंगी, जैसे कि आप फेल हो गए हो, यानी वाइंड अप तब किया जाएगा जब आप फेल हो गए हो मिनिमम पेड अप कैपिटल के पूरा करने के लिए, जब आप प्रोहिबिटेड हो गवर्नमेंट से न्यू फ्रेश लोन लेने के लिए, और उसके अलावा दोस्तों फेल टू कंपाइल विद द एक्ट ऑफ नॉर्म्स। सीधी सी बात है कि जितने भी नॉर्म्स बनाए हैं आरबीआई ने, जब आप उसे पूरा नहीं कर पाए। और लास्ट आता है आपका पेनल्टीज। तो दोस्तों जितना भी पेनल्टीज सेक्शन 46 के अंदर कही गई हैं कि अगर आपने बैलेंस शीट और पीएनएल नहीं बनाया तो 3 साल और उससे ज़्यादा इम्प्रीजनमेंट हो जाएगी। अगर आपने बुक्स प्रिपेयर नहीं की तो आपको 2000 रुपये तक जुर्माना लगेगा, या फिर उससे बढ़कर 200 रुपये एवरी डे आपको जुर्माना लगता रहेगा। तो मैंने मेन चीज़ें कोट करके आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए कि इस चैप्टर में है क्या। तो दोस्तों यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना जो लास्ट क्वेश्चन आज का करेंगे वो है मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने के पूरे चांस है। एक था बैंकिंग रेगुलेशन दोस्तों, जो मैंने आज आपको करवा दिया, एक है मॉनेटरी पॉलिसी, ये दोनों चीज़ें आपको करवा देनी है। इससे ऊपर का क्वेश्चन अभी मुश्किल है आना, तो हो सकता है इनमें से आ जाए, तो इनको देना ज़रूरी है टाइम। तो एग्ज़ाम से पहले करते हैं इसे। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है देखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने कहा था कि क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। देखो जी, बैंक है तो बैंक ने क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स जो अपनाई थी हमने बहुत देर से पहले पढ़ी हुई हैं, +1 +2 से पढ़ी हुई हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने वाली या मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाली टेक्निक्स भी वही हैं। तो ये क्या टेक्निक्स हैं दोस्तों, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आती हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि जो मेथड्स रेगुलेट करते हैं टोटल क्रेडिट को इन क्वांटिटी में, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड्स। और बैंक रेट इसका सबसे पहला आता है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक ऐसा रेट जिस रेट के ऊपर आपका सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा हो, उसे हमने बैंक रेट कहना है। और अगर बैंक रेट बढ़ गया इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो क्रेडिट कम हो जाएगा। बैंक रेट घट गया इंटरेस्ट घट जाएगा, जिससे क्रेडिट रेट बढ़ जाएगा। तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है। और यही दोनों दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपने इसे बढ़ाना है बैंक रेट पॉलिसीज़ को लेकर, तो आप इसमें थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। जैसे कि आपको बताया गया, पहले मनी सप्लाई एक्सेस होगी, उसमें क्रेडिट होगा, इन्फ्लेशन होगा, उसके बाद बैंक रेट बढ़ेगा जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और उसकी वजह से आपका क्रेडिट कम हो जाएगा। तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप जो आपको बताने की कोशिश यहाँ पे की गई है। और दोस्तों ये नोट्स आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसे आपने ज़्यादा मैटर नहीं करना, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ा दी हैं अभी वही हैं। जैसे कि आप यहाँ पे नोट आउट कर सकते हो कि अगर बैंक रेट आपका एक्सपेंड हो जाता है तो इकॉनमी ने क्या होगा, लो बैंक रेट क्या होगा, कमर्शियल बैंक को लोन देने से पब्लिक को रोक देगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, बिजनेसमैन जो चाहता है ज़्यादा स्टॉक रखना वो रख लेगा, मोर क्रेडिट फ्रॉम बैंक वो लेना चाहेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ इट मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, पर प्राइजेस में फॉल हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सिमिलरली इन्वेस्टर्स बोरो करना शुरू कर देंगे, मनी को इन्वेस्टमेंट में मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरो कर लेंगे मनी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट में फॉल हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, और हैंस डिफ्लेशनरी सिचुएशंस आने के चांस होने वाले, मतलब कम्स टू एंड, मतलब जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन आ गई थी वो कम हो गई, यानी ख़त्म हो गई। तो अब यहाँ पे दोस्तों बैंक रेट हो गया। अगला आता है आपका ओपन रेट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट मींस जब आरबीआई या कमर्शियल बैंक, यानी जब जो कमर्शियल बैंक है वो पब्लिक से उनकी सिक्योरिटी को खरीद बेच ले, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक फ्रॉम टू पब्लिक और कमर्शियल बैंक, यानी बाइंग और सेलिंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि सबसे पहले व्हेन आर सिक्योरिटी सोल्ड, जब आप सिक्योरिटी सोल्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कम हो जाएगा। और अगर आप बात करते हो आपका परचेज कर लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, ये देख सकते हो आप, डिमांड कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगा तो उससे क्या होगा, मोर क्रेडिट बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब अगर परचेज करेगा तो परचेज से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्रेडिट अब
बढ़ गया, उसके पास क्रेडिट पैसे आ चुके हैं, पैसे से क्या होगा, वो क्रेडिट दे देगा, क्रेडिट से क्या होगा, मनी आ जाएगी, मनी से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगा क्रेडिट। क्लियर हुआ। CRR की बात कर रहे थे हम, तो CRR क्या है, मिनिमम रेट जिसके ऊपर बैंक टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी को अपने साथ रखता है। यानी जो एक CRR है उस रेट के ऊपर अपने सेंट्रल बैंक के पास कुछ हिस्सा रखना, यानी सेंट्रल बैंक अपना एक रेट दे देता है, उस रेट के पास कमर्शियल बैंक ने उतना जमा करवाना ही होता है अपने सेंट्रल बैंक को, उसे हमने कहना है CRR। और जब अपने पास उन्होंने कुछ डिपॉजिट रखना है उतनी परसेंटेज को हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज विद सेंट्रल बैंक क्या है, CRR कैश रिजर्व रेशो, और SLR क्या है, अपने पास रखने को, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब CRR का मतलब है कि RBI अगर एक्सपेंड करना चाहती है तो वो रिड्यूस कर देगी CRR को, और अगर कम करना चाहती है तो वो CRR को बढ़ा देगी। अब SLR का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, SLR बढ़ेगा ऑटोमेटिकली बैंक लेफ्ट लेस अमाउंट टू लेंड, बैंक की जो उसके पास कम हो जाएगा और क्रेडिटेबिलिटी कम हो जाएगी। सिमिलरली SLR कम हो जाएगा, क्रेडिट बढ़ जाएगा। तो क्लियर हुआ ये भी। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए। अब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं। तो क्वालिटेटिव क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट सबसे पहले है कि सिक्योरिटी और लोन के बीच में जो रिक्वायरमेंट, जो डिफरेंस बच जाता है उसे हमने क्या कहना है, ये देखो फॉर्मूला बता दिया मैंने, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। और ज़्यादातर अगर 30% है और आपने लोन 50% है तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखिए MR कम है और आपका कमर्शियल बैंक ज़्यादा है, MR बढ़ गया क्रेडिट कम हो जाएगा, MR घट गया क्रेडिट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर कर दिया मैंने हर एक केस को। अब हम क्वालिटेटिव में आगे बढ़ते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिलेटेड आपने बताना है कि अगर आप क्रेडिट को रेशो में, यानी एक कोटा सिस्टम फिक्स कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, नो सेक्टर इज ग्रांटेड क्रेडिट मोर देन स्पेसिफिक लिमिट, और उससे क्या होगा, क्रेडिट कम हो गया, मतलब अगर आपका जो रेशो है, यानी जो ये क्रेडिट कोटा है वो कम आपने कर दिया, यानी रेशो कम कर दी, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कम कर दिया, तो क्रेडिट बढ़ जाएगा, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। क्लियर हुआ ये भी। सीधी सी बात है, कोटा लगा दोगे तो उससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते पैसे, और अगर आप एक रिस्ट्रिक्शन में लगे हुए हो तो आपका क्रेडिट नेगेटिव ही है। डायरेक्ट एक्शन ये होता है कि अगर कमर्शियल बैंक ने कुछ गलत तरीके से लोन देने की कोशिश की तो RBI उसे डायरेक्ट वार्निंग दे सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एक्शन ऑफ डायरेक्ट, यानी बैंक को डायरेक्ट एक्शन लेकर क्वालिटेटिव में अपना साथ दे सकता है। मॉरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक तरीके से उसे पहले ही बता देना, प्रेशर दे देना, प्रेशर बाय RBI ऑन कमर्शियल बैंक टू एक्ट इन अ मैनर अंडर पॉलिसी, प्रेशर देकर रखना कि ये काम आपने अच्छे से करना है नहीं तो बुरा हो जाएगा। उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, मॉरल सॉल्यूशन। यानी इसमें कोई क्वांटिटेटिव मेथड नहीं यूज़ किया गया, नाम से क्लियर है, क्वालिटेटिव यानी बोलकर या कहकर या गुस्से से आपको ये काम करवाना। और इसके बाद दोस्तों आता है जर्नल अवेयरनेस, या पब्लिसिटी के थ्रू भी एक कंट्रोल किया जा सकता है आपके क्रेडिट को, और ये कंट्रोल क्रेडिट टेक्निक्स हो गई हैं। अगर मॉनेटरी पॉलिसी का आया तो ये आप फिर से वहाँ पे लिख सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक अब आपको सेकंड जो पार्ट है वो भी समझ आ गया होगा। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही है। BSM आपका बैंकिंग सर्विस मैनेजमेंट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करा दिया है। पार्ट 1 आपको पहले दे दिया था, पार्ट 2 आज कवर करा दिया है। आई होप आपको जितने चैप्टर्स करवाए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे दोस्तों, आपको एग्जाम से पहले समझ आ गया होगा क्या करना है, कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।